हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्रोटो की सेकंड प्रॉब्लम को लेकर आए जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड प्रॉब्लम है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देर आर टू चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्जेस फ्रॉम चार्ज Q1 एट एन एंगल ऑफ अल्फा एंड एंटरिंग अनदर चार्ज माइनस Q2 एट एन एंगल ऑफ बीटा। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल बीटा एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटर इन द चार्ज माइनस Q2। तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक यहाँ से अल्फा एंगल बनाते हुए निकल रही हो, यहाँ पर बीटा पर इंटर कर रही है। तो ये एंगल बीटा फाइंड करना है कि किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव Q2 चार्ज में इंटर करेगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन बहुत सिंपलर होते हैं वो बहुत टफ होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम्स भी एक अच्छी प्रॉब्लम्स हैं और ये आपको सिखा कर जाएगी कि किस तरह से आप दूसरी टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्क्रीन को पॉज करें और आप खुद ट्राई करें कि किसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप कुछ फ्लक्स का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सबसे अच्छा मेथड है गॉस थ्योरम। तो इसके क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। तो आइए गॉस थ्योरम का छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज गॉस थ्योरम? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी अगर कोई क्लोज्ड सरफेस लिया है, अगर एक क्लोज्ड सरफेस मान लेते हैं स्फेयर है, तो इस स्फेयर के अंदर अगर बाय चांस मान लेते कोई चार्ज कितना है, Q1 चार्ज प्लेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q1 है। तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? फ्लक्स निकलेगा Q1 बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो चार्ज होता है वो चार्ज इसके अंदर का चार्ज होता है। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उन सारे चार्ज के कारण जो फ्लक्स लिखा जाता है, बाहर के चार्ज के कारण फ्लक्स नहीं लिखा जाता। ओके, इस क्लोज्ड सरफेस से इतना फ्लक्स निकलता φ1 बराबर Q1 बाय एप्सिलॉन 0। इसी तरह से देख लेते हैं, अगर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव चार्ज Q2 प्रेजेंट है, इस Q2 के आसपास भी एक सपोज करते हैं एक स्फेयर है, तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है स्टूडेंट्स? इससे फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा φ2 = Q2 बाय एप्सिलॉन 0। अच्छा, फ्लक्स निकलेगा या इंटर करेगा? इससे फ्लक्स इंटर करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स यहाँ पर इंटर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे फ्लक्स इतना निकलता, अगर पूरा क्लोज्ड सरफेस से लेना है तो इससे फ्लक्स इतना निकलेगा, पूरे क्लोज्ड सरफेस के कारण इतना फ्लक्स निकलता है। ओके, अच्छा यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? अल्फा एंगल पर इतना ही एंगल नीचे भी सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एंगल सपोज करते हैं अल्फा। तो ये जो 2 अल्फा एंगल का जो सरफेस है, इतना सरफेस, इस 2 अल्फा एंगल के सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर इतना एंगल अल्फा नीचे भी सपोज किया जाए तो ये जो 2 अल्फा एंगल से जितना फ्लक्स निकलता है स्टूडेंट्स, ये सरफेस मान लेते हैं, ये जितना फ्लक्स इससे निकलेगा इतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी निकलने वाला है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 अल्फा एंगल का जो सरफेस है, इस सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा, क्या उतना ही फ्लक्स इस, ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स? बीटा। उतना एंगल नीचे सपोज किया जाए, ये एंगल भी कितना होगा? बीटा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 2 बीटा। और यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर कर लिया जाए तो ये सरफेस इस तरह का होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक रिलेशन निकालते हैं, इस रिलेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। ये जो 2 अल्फा एंगल का जो कोण बन रहा है, इस कोण से जितना फ्लक्स निकलेगा, क्या उतना ही फ्लक्स इस 2 बीटा एंगल के कोण में एंटर करने जा रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव चार्ज Q1, ये नेगेटिव चार्ज Q2। अगर ये अल्फा एंगल से आ रहा है, इसी तरह से एक आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे भी सपोज करते हैं, ये भी अल्फा एंगल सी। इन दोनों के बीच में देखिए स्टूडेंट्स, Q1 के यहाँ पर ये जो 2 अल्फा एंगल के बीच की जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सारी यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ पर जाएगी। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे तो जा नहीं सकती, क्योंकि अपन ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखकर हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 अल्फा एंगल, ये जो 2 अल्फा एंगल का जो कोण बन रहा है,
इस कोण से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही सारा फ्लक्स इस 2 बीटा एंगल, ये एंगल बीटा है, उतना एंगल नीचे भी होगा बीटा, इस 2 बीटा एंगल के कोण में इंटर करेगा। यही हमने यहाँ पर दोनों डायग्राम की हेल्प से अलग अलग आपको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ये याद रखना 2 अल्फा एंगल से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स 2 बीटा एंगल के कोण में इंटर करेगा। मतलब ये जो फ्लक्स होगा इसका φ1 और ये φ2, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें एक क्लू मिल गया इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि आप क्या कर दो, सिंपल सा, इस क्लोज्ड सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है, इस फ्लक्स को इसके अंदर जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है, इन दोनों फ्लक्स के क्या कर दो, बराबर कर दो। अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो हो सकता है अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मालूम पड़ जाए और इस तरह से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बट सोचिए स्टूडेंट्स, ये कैसे करेंगे? फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स इंटरिंग फ्रॉम दिस सरफेस। पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बट ये फॉर्मूला यूज़ करने से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं पता है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला भी जा सकता है, इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए कुछ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगर स्टूडेंट्स आपने सॉलिड एंगल के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल है इस प्रॉब्लम को बहुत इजी बना देता है स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे बनाता है। सॉलिड एंगल के अंदर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई सरफेस है, किसी पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड करती है उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। वैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओके स्टूडेंट्स, कोई सरफेस, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, कोई इस तरह की सरफेस होगी, वो एक उसके इंटरनल पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस ये मान लेते कौन है ना, 3 डायमेंशनल कोन है, तो 3 डायमेंशनल कोन में ये जो पूरा एंगल होगा, ये एंगल तो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये एंगल कितना है, अल्फा। कितना एंगल है स्टूडेंट्स, अल्फा। इसको बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये कौन सा एंगल है, प्लेन। हमने कोण की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एंगल, ये पूरी सरफेस, इस पे जितना एंगल सबटेंड कर रही है उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। और केवल यहाँ से जितना एंगल बन रहा है तो ये आपका प्लेन एंगल है। अल्फा कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल। तो स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन याद रखिएगा, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा। ये रिलेशन होता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले का जो प्रूफ होता है वो भी किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर पूरे पार्ट की बात की जाए, अगर एक पूरी क्लोज्ड सरफेस है उसके इंटरनल पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, तो इसके इंटरनल पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करती है, 4 पाई। ये भी याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। एक पूरी क्लोज्ड सरफेस, उसके किसी इंटरनल पॉइंट पर टोटल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करती है, 4 पाई। ओके, तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके इस प्रॉब्लम को आगे सोल्व करते हैं। तो हमें करना क्या था, जितना फ्लक्स इससे निकल रहा था बराबर इसके फ्लक्स के करना था। तो पहले निकालते कितना फ्लक्स निकल रहा है यहाँ पर इससे। ओके, फ्लक्स निकालते हैं, यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, हम इसे रफ करते हैं। ओके, बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले करते हैं, अगर 4 पाई सॉलिड एंगल होता, अगर पूरा क्लोज्ड सरफेस होता, पूरा क्लोज्ड सरफेस होता, तो पूरा क्लोज्ड सरफेस उसके इंटरनल पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करता तो फ्लक्स कितना होता, Q1 बाय एप्सिलॉन 0। क्योंकि पूरी सरफेस की बात करें तो पूरा सरफेस 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, तो 4 पाई सॉलिड एंगल से फ्लक्स कितना निकलता है, Q1 बाय एप्सिलॉन 0। पूरा फ्लक्स निकलेगा ऐसा, Q1 बाय एप्सिलॉन 0। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर अगर सॉलिड एंगल 1 हो तो अब कितना फ्लक्स निकलेगा, तो Q1 बाय 4 पाई अपन में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर सॉलिड एंगल कितना हो स्टूडेंट, सॉलिड एंगल कितना है यहाँ पर,
यहाँ पर सॉलिड एंगल है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, रिलेशन पता है 1 माइनस कोसाइन ऑफ एंगल, एंगल देखिए सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा, तो 1 माइनस कोस अल्फा। अगर सॉलिड एंगल ओमेगा हो तो फ्लक्स कितना निकलेगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा। ये फ्लक्स निकल गया स्टूडेंट्स, देखिए ये वो फ्लक्स है जो इस सरफेस से निकल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं इस सरफेस से कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है, अब इधर भी निकाल लेते हैं सेम एज इट इज। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, अगर 4 पाई सॉलिड एंगल होता तो कितना फ्लक्स निकलता है यहाँ से, Q2 बाय एप्सिलॉन 0 पूरी क्लोज सरफेस के कारण निकलता। अगर 1 सॉलिड एंगल होता तो कितना फ्लक्स निकलता, Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर सॉलिड एंगल कितना होता ओमेगा, और यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोस प्लेन एंगल, प्लेन एंगल देखिए कौन सा है बीटा, 1 माइनस कोस बीटा। अगर ओमेगा सॉलिड एंगल होता तो कितना फ्लक्स निकलता, Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ बीटा। क्या करना है अब आपको पता है, अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। जितना फ्लक्स इससे निकल रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये वाली क्वांटिटी दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, बराबर इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, उधर है Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ बीटा। कैंसल आउट करते हैं स्टूडेंट्स, 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0, उधर चल रहा है Q1 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा, इधर चलेगा Q2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ बीटा। सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स को आगे। सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कोस अल्फा कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 Q2, 1 माइनस कोस बीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, कैंसिल आउट करिए 2 से 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीटा की वैल्यू, मतलब साइन बीटा के फॉर्म में इसको सोल्व करते हैं। तो Q1 के अपॉन में Q2 ले जाते हैं, Q1 बाय Q2, इधर चल रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, इधर चल रहा है साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। स्क्वायर हटाते हैं स्टूडेंट्स इधर से, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर के बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, तो आपका आंसर आ गया। पलट के लिख देते हैं साइन बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ Q1 बाय Q2। ध्यान रखिए साइन से साइन कैंसिल आउट नहीं होगा, साइन को रिमूव नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में एक टर्म्स है यहाँ पर। तो यही आपका रिलेशन है, इस रिलेशन की हेल्प से आप बीटा निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इस साइन को उधर ले जा सकते हैं साइन इन्वर्स करके, बट यहाँ तक कर दें तो यही इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 अंडर रूट ऑफ Q1 बाय Q2। देखिए स्टूडेंट्स, केवल आंसर लाना ही हमारा धर्म नहीं है, इसके आगे भी देखना होता है कि आंसर से क्या चीज़ें आगे निकल रही हैं। ध्यान से देखिए, साइन बीटा बाय 2 बराबर इतना इतना। अच्छा, अंडर रूट में जो भी टर्म्स होगी ये पॉजिटिव होना चाहिए। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में रखेंगे तो ये जो अंडर रूट होगा ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा बाय 2। अगर इसकी जो वैल्यू है, इसका जो RHS है, ये जो RHS, ये अगर RHS ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1, अगर इसका RHS साइन अल्फा बाई 2 अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाए स्टूडेंट्स, तो साइन बीटा बाई 2 भी क्या होगा, साइन बीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती है क्या स्टूडेंट्स, नहीं हो सकती। इसका मतलब है अगर इस पूरे की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो कभी भी यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो इसमें एंटर नहीं कर पाएगी स्टूडेंट्स, है ना। जो यहाँ से देखा है हमने, हमें पता है साइन का ग्राफ इस तरह से होता है,
साइन की जो वैल्यू है ऑक्सिलेट करती है स्टूडेंट्स +1 एंड -1 के बीच में। +1 से कभी ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अगर RHS आपका +1 से बड़ा हो गया तो ये भी LHS भी ग्रेटर देन 1 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। साइन की वैल्यू कभी भी +1 से ऊपर नहीं जाती। अगर ये नहीं पॉसिबल होगा, इसका मतलब जितने भी उधर से लाइन निकल रही है वो लाइन कभी भी इधर इंटर नहीं करेगी। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन देखा। इस सॉल्यूशन को अच्छे से करिएगा। इसके अंदर 3-4 चीज़ें हमने सीखी। गॉस थ्योरम को अप्लाई करना सीखा, नई टेक्निक सॉलिड एंगल को यूज़ करना सीखा, और सॉलिड एंगल के साथ में एक प्रॉपर्टी और सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस कारण हम दोनों की फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।